नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने काव्य हेतु का परिचय जाना। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम काव्य हेतु के निर्धारण के लिए जिन्हें मान्यता प्राप्त है अर्थात प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को समझेंगे, उनके विषय में और जानेंगे। सबसे पहले आचार्यों ने प्रतिभा को काव्य के हेतु में स्थान दिया। काव्य हेतुओं में प्रतिभा का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस विषय में प्रायः सभी आचार्य एकमत हैं कि प्रतिभा ही कवित्व का बीज है, अर्थात जब तक व्यक्ति के अंदर प्रतिभा नहीं होगी, कवि में प्रतिभा नहीं होगी, वह काव्य का सृजन करने में असमर्थ होगा। अतः प्रतिभा को सभी आचार्यों ने काव्य हेतु के लिए विशेष महत्व दिया है। जिस प्रकार बीज के अभाव में वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार प्रतिभा रहित व्यक्ति काव्य प्रणयन नहीं कर सकता। यदि वह काव्य प्रणयन में प्रवृत्त होता है तो उसकी कृति उपहास योग्य ही होती है। आचार्य जयदेव ने प्रतिभा का महत्व प्रदर्शित करते हुए कहा है कि प्रतिभा रूपी बीज अंकुरित करने के लिए व्युत्पत्ति और अभ्यास मिट्टी और जल के समान है। ये कहते हैं कि प्रतिभैव श्रुताभ्यास सहिता कवितां प्रति, प्रतिभैव श्रुताभ्यास सहिता कवितां प्रति हेतुर्मद संबुद्धता बीजमाला ललितामिव। इससे स्पष्ट होता है कि काव्य हेतुओं में प्रतिभा ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आचार्य दंडी ही एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने प्रतिभा के अभाव में व्युत्पत्ति और अभ्यास से मध्यम श्रेणी के काव्य का प्रणयन संभव माना है। उनके मत को किसी भी आचार्य का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। इससे उनकी महत्वहीनता स्वतः प्रकट हो जाती है। इसके विपरीत सभी आचार्यों ने एक स्वर से प्रतिभा को काव्य का कारण माना है। प्रतिभैव च कविनाम काव्य कारण कारणम। प्रतिभा के स्वरूप के विषय में आचार्य भट्टलोलट्ट का मत है कि प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मथा, अर्थात नए नए भावों और विचारों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। आचार्य राजशेखर ने कहा है कि प्रतिभा कवि हृदय में शब्दार्थ समुदाय, अलंकार, सुंदर उक्तियों, सुरम्य कल्पनाओं तथा अन्यान्य काव्य सामग्री को प्रतिभासित करती है। प्रतिभा विहीन व्यक्ति को अनेक पदार्थ प्रत्यक्ष दिखते हुए भी अप्रत्यक्षवत प्रतीत होते हैं, जबकि प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को अनेक अप्रत्यक्ष पदार्थ भी प्रत्यक्षवत प्रतीत होते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रतिभा वह तत्व है जो कवि के हृदय में नूतन शब्दार्थ समूह, अलंकार योजना, उक्ति वैचित्र तथा कल्पना वैभव को जागृत करती है। कवि हृदय को नवीन वस्तुओं का दर्शन कराती है। जिस प्रकार दर्पण के सम्मुख होने पर वस्तु प्रतिफलित होती है, उसी प्रकार प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के हृदय में न केवल स्थूल पदार्थ बल्कि उनका अंतरंग जगत भी प्रतिबिंबित होने लगता है। इस संपूर्ण विशेषता के अभाव में काव्य का प्रणयन संभव नहीं है। यही कारण है कि प्रतिभा रहित व्यक्ति से काव्य प्रणयन की आशा नहीं की जा सकती। प्रतिभा काव्य के सृजन के लिए अति आवश्यक है। प्रतिभा के ही द्वारा कोई कवि, कोई रचनाकार किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव को अपने अंदर समाहित कर लेता है और उसको आगे ले जाता है काव्य के रूप में। प्रतिभा 3 प्रकार की होती है: सहजा, आहार्या और औपदेशिकी या उत्पाद्या। पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त प्रतिभा सहजा प्रतिभा कहलाती है, अर्थात जो व्यक्ति में
जन्म से ही व्यक्ति के अंदर या किसी कवि के अंदर देखने में आती है, वह सहजा प्रतिभा कहलाती है। शास्त्राध्ययन और काव्याभ्यास से प्रतिभा का विकास उसे आहार्य की ओर ले जाता है, अर्थात व्यक्ति अपनी प्रतिभा को, कवि अपनी प्रतिभा को अभ्यास के द्वारा, अध्ययन के द्वारा निखारता है और उसे एक दृढ़ता प्रदान करता है, तो वह होती है आहार्य। तंत्र मंत्र, देवता, गुरु आदि के आशीर्वाद से प्राप्त प्रतिभा औपदेशिकी प्रतिभा कहलाती है। सहजा प्राप्त संस्कारों से संबद्ध होने से अल्प संस्कार से ही उद्बुद्ध हो जाती है, जबकि शेष दोनों के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है। अर्थात जब कोई कवि प्रतिभाशाली होता है, उसके अंदर जन्मजात प्रतिभा होती है, तो मात्र थोड़े प्रयास से, थोड़े अभ्यास से वह अपनी प्रतिभा को निखारता है, उसे संवारता है और काव्य सृजन में संलग्न होता है। आचार्य राजशेखर ने कवि और सहृदय के आधार पर प्रतिभा के दो भेद किए हैं। पहला कार्यत्री प्रतिभा और दूसरी भावित्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा कवि की उपकारक होती है। वह कवि के हृदय में नूतन शब्दार्थ समूह, मनोहर कल्पना, उक्ति वैचित्र आदि को प्रतिभासित करती है या उद्घाटित करती है। भावित्री प्रतिभा सहृदय का उपकार करती है। यह प्रतिभा कवि के श्रम तथा अभिप्राय को स्पष्ट करती है। यही प्रतिभा कवि की कविता रूपी लता को सफल बनाती है। इसके अभाव में कविता का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता। यही उसकी उपादेयता को सिद्ध करती है। कुछ आचार्यों ने, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी चर्चा की, कि प्रतिभा के स्थान पर उसे शक्ति का नाम दिया। आचार्य रुद्रट ने शक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जिस व्यक्ति में शक्ति होती है, उसके समाहित चित्त में अर्थ का सदैव अनेक प्रकार से भान होता रहता है तथा क्लिष्टत्व आदि दोषों से शून्य पद उसे सदैव सूझते रहते हैं। काव्य के दोषों के अंतर्गत आता है क्लिष्टत्व, और उसी की चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि इन दोषों से शून्य पद उसे सदैव सूझते रहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिभा और शक्ति एक दूसरे से भिन्न नहीं है। आचार्य रुद्रट ने स्वयं भी स्पष्ट किया है और कहा है कि इस शक्ति को ही अन्य अलंकारिकों ने प्रतिभा का नाम दिया। आचार्य राजशेखर ने इससे थोड़ा अलग अपना मत रखा है। उनका मत है कि इन दोनों में, अर्थात प्रतिभा और शक्ति में थोड़ा अंतर है। उनका मत है कि शक्ति कर्त रूप है और प्रतिभा व्युत्पत्ति कर्म रूप। शक्ति संपन्न में ही प्रतिभा उत्पन्न होती है और वही व्युत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि दोनों में बहुत अंतर नहीं है। उक्त अंतर अत्यंत सूक्ष्म तथा सैद्धांतिक है, जबकि व्यवहारिक धरातल पर शक्ति और प्रतिभा को एक ही माना गया है। अगला जो काव्य हेतु का मूल है वो है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति को निपुणता भी कहा जा सकता है, या व्युत्पत्ति और निपुणता का संबंध ज्ञान से है। यह ज्ञान दो प्रकार का होता है, पहला शास्त्रीय और दूसरा लौकिक। शास्त्रीय ज्ञान अध्ययन जन्य होता है, अर्थात शास्त्रों का ज्ञान व्यक्ति को अध्ययन या कवि को अध्ययन के द्वारा प्राप्त होता है। इसके लिए भारतीय आचार्यों ने काव्य शास्त्र, छंद शास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, शब्दकोश आदि का अध्ययन कवि के लिए आवश्यक माना है। इनका सम्यक ज्ञान होने पर कवि अनेक दोषों से बच जाता है। लौकिक ज्ञान के अंतर्गत लोक व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण और परीक्षण आता है। कवि का शास्त्रीय ज्ञान तभी सफल हो सकता है या तभी सफल होता है जब उसे लोक व्यवहार का अच्छा ज्ञान हो।
लोक निरपेक्ष शास्त्रीय ज्ञान अपूर्ण ही नहीं भयंकर सिद्ध हो सकता है। कवि का अनुभवजन्य ज्ञान अत्यंत विस्तृत होना चाहिए। उसमें मानव स्वभाव से नहीं मानवेतर स्वभाव का भी अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। लोक और शास्त्र दोनों की ही परिधि इतनी विशाल है कि उनकी अधिकतम सीमा निर्धारित करना बहुत कठिन है। अतः यह ज्ञान जितना विस्तृत एवं सूक्ष्म होगा, काव्य कृति उतनी ही महान होगी। लोक एवं शास्त्र के अतिरिक्त कवि को विभिन्न काव्य परंपराओं का भी अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। इससे कवि विभिन्न काव्य कृतियों के जीवंत तत्वों का सम्यक अध्ययन कर उनका अपनी रचनाओं में समावेश कर सकता है। साथ ही पुरातन विषयों, सूक्तियों, भावों तथा वस्तु वर्णनों से उन्हें अनेक नूतन दिशाएं प्रदान कर सकता है। भारतीय काव्यशास्त्र के अधिसंख्य आचार्यों ने व्युत्पत्ति को ही संस्कारक माना है। काव्यकृति में महानता व्युत्पत्ति या लोक शास्त्र की निपुणता के अभाव में नहीं आ सकती। इसलिए कवि को लोक और शास्त्र दोनों में निपुण होना चाहिए। अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों को रमणीय और हृदयावर्णक बनाने के लिए व्युत्पत्ति या निपुणता आवश्यक होती है। अभ्यास को काव्य हेतु का तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष माना गया है और निरंतर काव्य रचना का प्रयास करते रहना ही अभ्यास है। काव्य में सौष्ठव लाने के लिए अभ्यास अति आवश्यक है। इसके अभाव में अनेक प्रतिभाएं कुंठित होकर नष्ट हो जाती हैं। काव्य मर्मज्ञों से शिक्षा प्राप्त कर उनके निर्देशन में काव्याभ्यास भी काव्य का हेतु है। जो व्यक्ति काव्य प्रणयन में प्रवृत्त हो अथवा नित्य निरुत्तर उसका अनुशीलन करते रहते हो, ऐसे मर्मज्ञ व्यक्ति प्रौढ़ता प्राप्ति में बहुत सहायक होते हैं। प्रौढ़ता प्राप्ति से तात्पर्य काव्य की प्रौढ़ता से है, कवि की सृजनशीलता से है। अभ्यास से काव्य रचना में परिष्कार आता है, जो अत्यंत आवश्यक है, न सिर्फ कवि के कवि कर्म के लिए बल्कि जीवन के हर सृजनशील कर्म के लिए, सृजनात्मक रूप के लिए अभ्यास का बहुत महत्व है और वह नित्य निरंतर परिष्कृत एवं परमार्जित होती है अभ्यास के माध्यम से। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों की समष्टि ही काव्य रचना का हेतु है। तीनों पृथक पृथक नहीं बल्कि मिलकर ही काव्य के हेतु का निर्माण करते हैं या काव्य हेतु बनते हैं। समाधि न केवल काव्य रचना बल्कि रचनात्मक कार्य के लिए आवश्यक है, अतः उसे काव्य हेतु के अंतर्गत स्थान देना उचित नहीं है। आशा करती हूँ काव्य हेतु के स्वरूप से आप सब परिचित हुए होंगे। काव्य हेतु के स्वरूप का चिंतन कीजिए, उसे समझने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।